नमस्कार छात्रों। ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान हम कुछ बातें जो है मौखिक रूप से कर रहे थे और हम प्रश्न पत्र क्रमांक 10 के पाठ्यक्रम के बारे में पहली इकाई के बारे में चर्चा कर रहे थे और मैंने अब तक आपको मौखिक रूप से बहुत सारी बातें बताई हैं। फिर भी अब थोड़ा सा कुछ बातें जो है आपको बोर्ड के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ताकि कुछ शब्द या उसका उच्चारण जो है आप तक अगर ठीक से नहीं पहुंच रहा है तो इस बोर्ड के माध्यम से भी हम उसको समझ सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक कोशिश की है कि हम अगला लेक्चर जो है इस माध्यम से हम लेने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर तक हम प्रयोजनमूलक हिंदी इस इकाई के बारे में चर्चा कर रहे थे और प्रयोजनमूलक हिंदी में मैंने आपको बताया था कि लगभग 5 मध्य है, उसमें से पहला मध्य हम देख रहे हैं प्रयोजनमूलक हिंदी अर्थ, ये हमने देखा है। फिर उसके बाद प्रयोजनमूलक हिंदी की परिभाषा हमने देखी है और तीसरा जो मुद्दा है प्रयोजनमूलक हिंदी की स्वरूपगत विशेषता है, इसकी हम चर्चा कर रहे थे और इसमें से अनुप्रयुक्तता ऑब्लिक प्रयोजनीयता ये मुद्दा हमारा हो चुका है, मैंने उसका विश्लेषण आपको बताया है। उसके बाद दूसरा जो मुद्दा है वैज्ञानिकता वाला, वो भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। तीसरा मुद्दा तकनीकी और पारिभाषिक शब्दावली के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब इस प्रयोजनमूलक हिंदी की स्वरूपगत विशेषता के अंतर्गत लगभग 5 विशेषताएं हमने बताई थी, उसमें से मात्र 2 विशेषताएं जो है मैं आपके सामने यहाँ पे रखूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये विशेषताएं जो है उसका स्पष्टीकरण परीक्षा में कैसे लिखना है। तो मैंने इसके पहले आपको अनुप्रयुक्तता प्रयोजनीयता इसके बारे में चर्चा की है, साथ ही साथ दूसरी विशेषता जो है वैज्ञानिकता वाली भी आपके सामने मैंने प्रस्तुत की है और तीसरी विशेषता तकनीकी एवं पारिभाषिक शब्दावली के बारे में भी मैंने चर्चा की है। अब चौथी विशेषता हम देखने जा रहे हैं सामाजिकता। मैंने आपको बताया था कि प्रयोजनमूलक हिंदी की एक अपनी विशेषता है सामाजिकता। उसके पीछे की वजह यह है कि प्रयोजनमूलक हिंदी पूर्णतः समाज के कामकाज में काम में लाई जाती है, अर्थात उसका पूरा जो कार्य चलता है वो समाज को केंद्र में रखकर चलता है। इसलिए सामाजिकता ये प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता है। बहुत सारे विद्वानों ने इस विशेषता के बारे में कुछ बातें बताई है, मैं आपके सामने बता देता हूँ कि प्रयोजनमूलक हिंदी का निर्माण मुख्यतः समाज को केंद्र में रखकर हुआ दिखाई देता है। मतलब मैंने अभी कहा था कि प्रयोजनमूलक हिंदी जब काम करती है तो विशेषतः समाज को केंद्र में रखकर काम करती है। समाज की जो गतिविधियां चलती है, समाज के जो क्रियाकलाप चलते हैं, उसके केंद्र में जो भाषा काम कर रही है वो प्रयोजनमूलक हिंदी हम उसको समझ सकते हैं, या समाज के दैनंदिन कामकाज की भाषा प्रयोजनमूलक हिंदी है। तो इसलिए एक सामाजिकता नामक विशेषता वहां पे बताई गई है। उसके बाद अर्थात प्रयोजनमूलक हिंदी जिन क्षेत्रों में परिणामकारकता के साथ अपनी भूमिका निभा रही है वो सभी क्षेत्र समाज व्यवस्था एवं समाज का संतुलन बनाए रखने के लिए कार्यरत है। उदाहरण के तौर पर जितने भी क्षेत्र हम समाज में हम देख चुके हैं या देख रहे हैं या उसमें हम अपना कामकाज करते हैं, तो ये सभी क्षेत्र जो है समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, समाज का संतुलन बनाए रखने के लिए वहाँ पे बनाए गए हैं, बन गए हैं। और उन क्षेत्रों में वहाँ पे ये जो काम करने वाली जो भाषा है उसका मुख्य काम जो है उस समाज के संतुलन को बनाए रखने का काम जो है प्रयोजनमूलक हिंदी उस प्रकार से काम कर रही है। स्पष्ट ही कह सकते हैं कि समाज के लिए बनाया गया जो रूप है भाषा वो प्रयोजनमूलक इसको हम कह सकते हैं। इसमें अनिवार्यता उसमें सामाजिकता गुण होगा ही, अर्थात ये मैंने अभी जो सामाजिकता गुण के अंतर्गत जो बात मैंने आपको बताई कि कोई भी भाषा समाज के दैनंदिन कामकाज के लिए अगर काम कर रही है तो उसको हम सामाजिकता के अंतर्गत रख सकते हैं। अर्थात समाज को केंद्र में रखकर जो भाषा अपनाई जा रही है, समाज के काम कर रही है, उसको हम प्रयोजनमूलक हिंदी कह सकते हैं। अर्थात प्रयोजनमूलक हिंदी में सामाजिकता ये महत्वपूर्ण गुण जो है उसकी विशेषता हम कह सकते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी की ये चौथी विशेषता है। 5वीं विशेषता यहाँ पे दी गई है संप्रेषणीयता। संप्रेषणीयता से तात्पर्य है कि लेन देन जो होती है समाज में, व्यवहार जब चलते हैं तो उसकी लेन देन करने के लिए जो प्रयोजनमूलक हिंदी की जो विशेषता है वो संप्रेषणीयता इस रूप में वहाँ पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ बातें उसके स्पष्टीकरण में भी हम लिख सकते हैं। व्यापक संप्रेषण के रूप में हिंदी का प्रयोजनमूलक रूप विकसित एवं विशेषतापूर्ण है, अर्थात
हम अगर किसी व्यापक जन समुदाय तक पहुंचना चाहते हैं तो हमारे लिए हिंदी एक देश भर के लोगों तक पहुंचने के लिए प्रयोजन मूलक रूप जो है उसका हमारे सामने आ जाता है। अर्थात व्यापक जनसंपर्क के लिए, संप्रेषणीयता के लिए ये प्रयोजन मूलक रूप जो है हमारे सामने आता है। सामान्य संप्रेषण, वाणिज्य संप्रेषण, कार्यालयीन संप्रेषण, तकनीकी संप्रेषण, शास्त्र, विज्ञान, चिकित्सा संप्रेषण की दृष्टि से प्रयोजन मूलक हिंदी बेहद उपयोगी एवं व्यापक बन चुकी है। अर्थात देखिएगा यहाँ पे संप्रेषण की अगर बात की जाए, सामान्य संप्रेषण मतलब सामान्य बोलचाल जो होती है, वाणिज्य संप्रेषण मतलब बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित जो भी कुछ गतिविधियां चलती है भाषा के माध्यम से, उसको वाणिज्य संप्रेषण हम कहेंगे। कार्यालयीन संप्रेषण से तात्पर्य है कि आप जिस कार्यालय में किसी भी काम को लेकर जाते हैं तो वहाँ पे जिस भाषा के माध्यम से कामकाज चलता है उसको कार्यालयीन संप्रेषण कह सकते हैं। तकनीकी संप्रेषण, आपके पास कोई भी नया डिवाइस आ जाता है, नया मोबाइल आ जाता है, तो उस मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करना है उसको लेकर जो भी कुछ मैनुअल में बातें दी जाती है, हम समझ सकते हैं, हम वो बातें सभी जो है हमारी अपनी भाषा में वहाँ पे दी होती है, उसको हम तकनीकी संप्रेषण कह सकते हैं। शास्त्र, साइंस की कुछ बातें जो है जन सामान्य तक पहुँचाने के लिए इस भाषा का इस्तेमाल वहाँ पे किया जा सकता है। विज्ञान की कुछ बातें जो है, नए नए जो संशोधन किए जा रहे हैं या रिसर्च किए जा रहे हैं, उसका समाज के लिए क्या फायदा है, इसका अगर ब्यौरा हमें जन सामान्य तक पहुंचाना है तो ये प्रयोजन मूलक हिंदी का संप्रेषण रूप जो है वहाँ पे सामने आ जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं हमें, रिपोर्ट्स वगैरह जो बनते हैं या स्कैनिंग, आप बहुत सारे चिकित्सा के क्षेत्र में देखते हैं कि ऐसी बहुत सारी बातें होती कि जन सामान्य तक वो पहुंच नहीं सकती या समझ में नहीं आ सकती, तो उसके लिए भी वहाँ पे ये प्रयोजन मूलक हिंदी का रूप जो है वहाँ पे सामान्य भाषा के रूप में हम उसको ला सकते हैं। और इस दृष्टि से ये प्रयोजन मूलक हिंदी जो है लगभग इन सभी क्षेत्रों में व्यापकता से और परिणामकारकता के साथ जो है कार्य कर रही है, इसलिए वो अपने संप्रेषण गुण को हम उसकी एक विशेषता मान सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे दिया है वह आज अखिल भारतीय भाषा के रूप में कई प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त हो रही है। अखिल भारतीय मतलब संपूर्ण देश भर में संपर्क भाषा, या हम किसी एक राज्य से दूसरे राज्य तक हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें अपने राज्य की भाषा बोलकर फायदा नहीं होगा, तो हमें संपर्क की भाषा जो है हिंदी जो है वहाँ पे अपनानी पड़ती है। इसलिए हिंदी का जो अखिल भारतीय रूप जो है एक प्रकार से प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप में वहाँ पे दिखाई देता है। और साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि वह आज अखिल भारतीय भाषा के रूप में कई प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त हो रही है, विभिन्न व्यावसायिक एवं सेवाभावी वृत्ति को निभा रही है, मतलब विभिन्न व्यवसायों को लेकर सेवा की दृष्टि से वहाँ पे अपना कार्यभार जो है निभा रही है। साथ ही साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यावहारिक पक्षों के व्यापक एवं जटिल वास्तविकता के परिप्रेक्ष्य में प्रयोजन मूलक हिंदी संप्रेषणीय बन रही है। वह अपने साथ समाज के परस्पर संबंधों को लेकर चल रही है। यह जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सिद्ध हो चुकी है। इस संप्रेषणीयता के कारण प्रयोजन मूलक हिंदी का रूप और अधिक व्यापक बन गया है। अर्थात संप्रेषणीय होने के कारण, हर क्षेत्र में अपनाई जाने के कारण प्रयोजन मूलक हिंदी का ये रूप जो है वहाँ पे और अधिक व्यापक बन गया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी की स्वरूपगत विशेषताएं, अगर ये प्रश्न आपको पूछा जाता है तो आपको सबसे पहले ये 5 विशेषताएं लिखनी है। मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी है, आप उसको लिख के ले सकते हैं। इसकी नोट्स मेरे पास है, मैं आपको वो दे दूंगा। तो वहाँ पे इसके ऊपर जो प्रश्न आ सकता है उसको थोड़ा सा मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि इस पर प्रश्न आ सकता है 10 अंक के लिए। प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ बताकर उसकी स्वरूपगत विशेषताओं को स्पष्ट कीजिएगा। तो वहां पे प्रयोजन मूलक हिंदी के अर्थ में हमने जो भी बातें इसके पहले देखी है वो 1-2 अनुच्छेद में वहां पे लिखनी है, और प्रश्न उत्तर के दूसरे हिस्से में प्रयोजन मूलक हिंदी की स्वरूपगत विशेषताएं वहां पे हम लिख सकते हैं, और उसको एक एक करके जो है इन 5 पंक्तियों के भीतर उसको हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये पहला मुद्दा जो है हमारे पाठ्यक्रम के हिसाब से पहली जो इकाई है उसमें से पहला मुद्दा प्रयोजन मूलक हिंदी अर्थ, परिभाषा एवं स्वरूपगत विशेषताएं, ये यहाँ पे समाप्त हुआ है। अगले मुद्दे को लेकर मैं अगले लेक्चर में आपके सामने प्रस्तुत रहूंगा। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।